हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस नामा। दोस्तों, बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर्स में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी एक ये सीरीज़ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स रहते हैं उन टॉपिक्स से कवर किए गए हैं, जिससे क्या हो सके आपके क्वेश्चन फॉर्म में आपके टॉपिक्स को कवर कर लिया जाएगा। और आप लोग इसको जितना भी है एंड तक इसको फॉलो करना, तो इसमें लगभग आपके क्वेश्चंस की संख्या 100 से ऊपर रहेगी। तो एक तरीके से ये मैराथन क्वेश्चंस होंगे। तो जब ये मैराथन क्वेश्चंस होंगे तो आपके सभी के सभी टॉपिक्स क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और इसकी जो पीडीएफ होगी उसको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। ये टेलीग्राम जो चैनल की लिंक होगी उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अविलंब इसको शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। तो इसमें से ये पूछा गया कि जो गैसें दी गई हैं ये वायु को प्रदूषित नहीं करती। इसमें ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें से आपकी जो ये तीनों गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और जब ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं तो ये डायरेक्टली वातावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। और इसमें जो ऑप्शन सी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये आपकी इस तरीके से प्रदूषित नहीं करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो दो तरीके के पोषक होते हैं, एक सूक्ष्म होता है और एक आपका जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूछे गए हैं, तो इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कौन सा है, ऑप्शन डी बोरॉन इसका सही हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन का इतना काम नहीं रहता है, इसमें जो कार्बन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का काम रहेगा, लेकिन जो कार्बन का है इसमें काम नहीं रहता। नाइट्रोजन आपका कैसा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन आते हैं, आपका पोटेशियम आता है, फॉस्फोरस आता है और आपका कौन आएगा, नाइट्रोजन आएगा। तो इसको एनपीके कहा जाता है, ये आपके मैक्रो में आते हैं। और जो माइक्रो में आते हैं वो कौन से हैं आपके, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्जीन, बोरॉन, क्लोरीन और मोलिब्डेनम होता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अंतर क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं। तो कौन सी गैस होती है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के टाइम पर ली जाती है, ये आपकी जो पौधों के लिए द्वारा जो गैस ली जाती है उसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। और वो छोड़ते कौन सी हैं, तो ये कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन होती है। अगला क्वेश्चन है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो मछली शरीर के कौन से अंग की सहायता से सांस लेती है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी गिल हो जाएगा। ठीक है, फेफड़े से जितने भी मैमल्स होते हैं वो लेते हैं, और त्वचा से जो टैडपॉल वगैरह मेढक के बच्चे होते हैं वो लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है। यानी कि क्लोरोफिल क्या काम करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जो पौधों के लिए फायदेमंद होता है। तो इसका काम मेन क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण करता है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है या प्रकाश का जो अवशोषण किया जाता है वो किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। और यही एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, पौधों को। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, तो ये आपकी रासायनिक ऊर्जा में यानी कि केमिकल ऊर्जा में रूपांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके लिए ये रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, ये श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो पौधों के द्वारा रात में श्वसन की प्रक्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का उत्पादन कब होगा, जब पौधे जो आपके होते हैं वो श्वसन की क्रिया करते हैं, उसी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये रात के टाइम पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है। तो पादपों के लिए जो श्वसन अंग का काम कौन करता है, पत्तियां करती हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पौधों के लिए पत्तियां श्वसन अंग काम करती हैं। इसीलिए जब तक पेड़ हरा भरा रहेगा तो उसमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा संश्लेषण करने की क्षमता रहती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका पत्तियों में होता है, और इसीलिए पत्तियां ही आपका एनर्जी को अवशोषण करती हैं और एनर्जी को प्राप्त करती हैं। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हरे पौधों को जो लगभग में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो कितनी है, 16 है। तो जो आपके ज़्यादातर जो पोषक तत्व होते हैं उसमें कौन कौन सा आवश्यक होता है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। तो ये सब किसमें उपयोग आते हैं, मैक्रो एक तरीके से तत्वों में आवश्यक होते हैं पौधों के।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसको कहा जाता है? तो जो आपके हाइड्रोफाइट होते हैं ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में ज़्यादातर उगते हैं। तो जब ये पानी में उगेंगे तो इनका क्या रहता है, ये मिट्टी में इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे पौधे जो बिना मिट्टी के उगते हों उनको हाइड्रोफाइट पौधे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एफीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं। तो वो किसके लिए आश्रित होते हैं? यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी कि जो आंतरिक क्रिया होती है एक जगह से दूसरी जगह में चेंज होना, तो इस क्रिया के लिए वो दूसरे पेड़ों पर आश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों में कुल कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो हरे पौधों में कुल कितने प्रकार के पौधों की पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 प्रकार के। हाइड्रोफाइटा, अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? तो जो हाइड्रोफाइटा होते हैं वो पौधे कौन से होते हैं? जो मिट्टी की उनको आवश्यकता ना हो उनको उगने के लिए, ज़्यादातर वो पानी में ही उगते हैं। तो बिना मिट्टी के जो पौधे उगते हैं उनको हाइड्रोफाइटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एफीफाइटा वे पौधे हैं। तो वो कौन से पौधे होते हैं? जो दूसरों पर आश्रित होते हैं। लेकिन किसके लिए होते हैं? वो किस लिए आश्रित होते हैं? यानी कि ऑप्शन डी, यांत्रिक अवलंबन के लिए होते हैं, यानी कि आंतरिक क्रियाओं के लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा हरी सब्जियों में पाया जाता है, और हरी सब्जियों में भी सबसे अधिक पालक में पाया जाता है लोहा, आयरन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब जो बीज अंकुरण रूप में होता है तो उस समय प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन किस चीज़ की पड़ती है? पानी, हवा और ताप की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। तो जल के ऊपर की ओर जो गति होती है उसको रसारोहण कहा जाता है, जिससे कि वो रस को अवशोषित कर सके। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। तो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक कौन सा नहीं होता है? सोडियम नहीं होता है। लेकिन आवश्यक कौन होते हैं? एनपीके होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल किसने सबसे पहले दिया था? तो जो सबसे पहले पीएच स्केल दिया था उनका नाम क्या था? सोरेन सेन था। सोरेन सेन ने सबसे पहले पीएच स्केल को दिया था, सोरेन सेन। इसको याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अदरक होता है, तो अदरक अब एक तरीके से क्या होता है? तना होता है, तना रूप में होता है, तो अदरक तना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो जो रेशम होते हैं, रेशम के जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, उनका जो प्यूपा होता है, लावा टाइप होता है, उससे ही ये उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्याज है, प्याज किसका उदाहरण है? प्याज एक तरीके से बल्ब का उदाहरण होता है, बल्ब नुमा होता है, जब आप छीलते हो तो एक तरीके से निकलते चले जाते हैं, तो इन्हीं को बल्ब कहा जाता है। जेली, स्टार्च, प्रोटीन उदाहरण है। तो जेली, स्टार्च और प्रोटीन किसके उदाहरण हैं? ये द्रव्य एवं ठोस विलयन के उदाहरण हैं। गैसीय रूप में भी होते हैं और ठोस रूप में भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जो समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति होती है उसको न्यूआंस कहा जाता है। तो खारा पानी होता है तो उसमें इतना वनस्पति लगता भी नहीं है, लेकिन जो छोटे मोटे लगते हैं उनको न्यूआंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक भारतीय हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? तो भारतीय हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम से 150 किलोग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? तो इनमें से जो 4 गैसेस दी गई हैं उनमें से नोबेल गैस कौन सी नहीं है? तो क्लोरीन नहीं होगी। नोबेल गैस कौन सी होती हैं? जो गैसें किसी दूसरी गैस के साथ रिएक्शन ना करें, रिएक्ट ना करें, उनको नोबेल गैस कहा जाता है। जैसे आपकी जीनॉन होती है, रेडॉन होती है, हीलियम होती है और आर्गन होती है। ये 4 गैसेस आपकी कैसी हैं? नोबेल गैसेस हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? जो ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है? शुष्क बर्फ होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, शुष्क बर्फ। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो जो एक अल्जाइमर रोग होता है ये डायरेक्टली किस पर इम्पैक्ट करता है? मस्तिष्क पर करता है, यानी कि जो सोचने की या याद रखने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। और ये क्षमता कब कम होती है? जब मस्तिष्क की कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं, इसी को अल्जाइमर रोग कहा जाता है। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देती है? तो ये लगभग 9.3 KCl किलो कैलोरी वसा देती, मतलब ऊर्जा देती है। सबसे अधिक अगर ऊर्जा कहीं से प्राप्त होती है तो कहाँ से होती है? वसा से होती है, यानी कि फैट से होती है। सुक्रोस में होता है, तो सुक्रोस में क्या क्या होता है? इसमें आपका एक तो ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोस होता है। तो फ्रक्टोस और ग्लूकोज से मिलकर के सुक्रोस बनता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त को जमाने के लिए मदद करता है? तो विटामिन जो के है वो रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है, इसमें ऑप्शन सी विटामिन के हो जाएगा। मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सी विटामिन बढ़ाता है? तो जो स्वस्थ
क्रियाशीलता कौन बढ़ाता है? इसमें आपकी आंखों के लिए सबसे फायदेमंद जो विटामिन होती है वो विटामिन ए है। और इसी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी हो जाती है। ये भी इम्पैक्ट आंखों पर ही करती है। रतौंधी निम्नलिखित में से किस कारण होती है? अगला क्वेश्चन है। तो रतौंधी किस कारण होती है? आपकी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मधुमेह का कारण क्या है? तो डायबिटीज़ का कारण क्या होता है? तो डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज़ हो जाता है। और ये जो आपका इंसुलिन होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? पैनक्रियास से स्रावित होता है। पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय से। और अग्नाशय में इसी को क्या कहा जाता है? लैंगरहैंस के द्वीप कहा जाता है। लैंगरहैंस के द्वीप इन्होंने ही सबसे पहले इसकी खोज की थी। मछली का लीवर भरपूर होता है। तो मछली के लीवर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो मछली के लीवर से सबसे अधिक विटामिन ई पाई जाती है। और ये विटामिन ई आपकी बांझपन वगैरह और ये जनन क्षमता इन सबको बढ़ावा देती है, या शरीर में निखारना, चेहरे में निखार आना, इसलिए इसको फेशियल विटामिन भी कहा जाता है एक तरीके से। सूर्य की रोशनी से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो सूर्य की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होती है। और इसी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेटस हो जाता है। ये जो हड्डियों में चटकाव होना या हड्डियों का कमजोर होना विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो जो मनुष्य की शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाती है। और इसी को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि। और यही पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी पिट्यूटरी सही हो जाएगा। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन यही है। तो शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी होगी? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो जो भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है? तो कैंसर से लड़ने के लिए जो जानवर उपयोगी होता है उसको जानवर का नाम क्या है? तारा मछली कहते हैं उसको। तारा मछली कहा जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को फीमर कहा जाता है। ये जो फीमर होती है ये जांग की जो हड्डी होती है उसी को फीमर कहा जाता है। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वहीं अगर देखा जाए तो ये कान में स्थित होती है और इस कान की हड्डी को स्टेप्स कहा जाता है। ये सबसे छोटी हड्डी होती है। और सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाए तो ये जबड़ा में स्थित होती है और इसी हड्डी को मेंडोलिन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो जो 14 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन ही आपके मांसपेशियों को डेवलपमेंट करता है। और वहीं अगर ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा के लिए वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है। और रोगों की प्रतिरक्षा के लिए विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो जो ब्लड बैंक होता है उसको किसको कहा जाता है? स्प्लीन को कहा जाता है, यानी कि प्लीहा। और यही प्लीहा आपकी क्या होती है? कब्रगाह होती है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो जो खाद्य ऊर्जा होती है इसको ऐसा यूनिट एक तरीके से मान ले तो क्या होती है? कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरीज से ही खाद्य ऊर्जा का मापन किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्यों के किस अंग से निकलता है? तो जो इंसुलिन होता है ये मनुष्य के पैनक्रियास से निकलता है और इसी पैनक्रियास को अग्नाशय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं वो स्थित कहाँ पर होते हैं? तो ये कहाँ पर स्थित होते हैं? अग्नाशय में स्थित होते हैं। पेस मेकर का संबंध किससे है? जो पेस मेकर होता है ये सांस लेने में तकलीफ हो या जो हृदय गति की जो क्षमता होती है उसमें रुकावट आने लगे तो इसके लिए पेस मेकर लगाया जाता है। तो ये हृदय में उपयोग होता है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सॉरी, हृदय। आँखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब है। तो कौन सा प्रतिबिंब होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। जो आँखों पर हम लोग देखते हैं जब प्रतिबिंब बनता है, उल्टा एवं वास्तविक। विटामिन सहायता नहीं करता है। तो विटामिन किसकी सहायता नहीं करता? किसमें? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है। इसके अलावा ये किसमें सहायता करता है? रोगों से लड़ने में सहायता करता है, पाचन क्रिया में करेगा और मेटाबॉलिज्म को सही बनाता है, उपापचय की क्रिया को सही बनाए रखता है। लेकिन इसका काम शरीर के डेवलपमेंट करने के लिए नहीं होता है, कोई भी चीज़ का निर्माण करने के लिए नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो इनमें से किस में नहीं पाया जाता? चावल में नहीं पाया जाता। और चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो कौन से विटामिन का जल में विलय होता है? तो जो जल में विलयशील विटामिन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? विटामिन बी और विटामिन सी। और जो वसा में घुलनशील होती हैं एक तरीके से, वो कौन सी होती हैं? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये सब विटामिन वसा युक्त हैं। और ये जो बी और सी, ये विटामिन आपकी जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन आपका जल सी, विटामिन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो इनमें से कौन सा है? विटामिन के। इसके अलावा और कौन है? ए है, डी है, ई है और आपका के है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो जो फास्फोरस की कमी कहाँ से पूर्ण होती है? दूध से होती है। कोई अगर शाकाहारी है, अगर वो मांस नहीं खाता है, तो उसके लिए जो फास्फोरस का काम करता है वो कौन करता है? दूध करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के लिए अंग में हड्डियों की सर्वाधिक है। तो जो हड्डियां सर्वाधिक कहाँ पर होती हैं? अंगुलियों में होती हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? जो हाथ की टोटल हड्डियां होती हैं इनमें संख्या 60 है। पैर में भी 60 होती है। इनको कौन सा हड्डी कहा जाता है? एक्सियल जो होती हैं, जो पीठ पे पाई जाती है, जो मेरुदंड वगैरह, वो एक्सियल होती हैं। और ये एपेंडिकुलर होती हैं। पसलियों की संख्या 12 जोड़े होते हैं, टोटल 24 है। और रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितनी है? 33 है। तम्बाकू में पाए जाने वाला रसायन कौन सा होता है? तो जो तम्बाकू में रसायन पाया जाता है वो कौन सा होता है? निकोटीन होता है। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तम्बाकू में कौन सा रसायन होता है? निकोटीन होता है। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन एक तरीके से आपका पॉलीपेप्टाइड्स है। पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि बहुलक है किसका? पेप्टाइड्स का। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो किस विटामिन का यकृत में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आना शुरू हो जाता है? तो रक्त आना कौन सी विटामिन की कमी के कारण होने लगता है? विटामिन सी की कारण। तो यही आपका रोग भी कौन सा होता है इसकी वजह से? स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग। अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चलित होता है? तो जो नेत्र गोलक होता है ये किस सेट के द्वारा चलित होता है? आज छह मांसपेशियों के सेट के द्वारा चलित होता है। मशरूम में बहुतायत में मिलता है। तो मशरूम में क्या बहुतायत में सबसे अधिक क्या मिलता है? तो प्रोटीन मिलता है सबसे अधिक मशरूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आयरिस का क्या काम होता है? जो आयरिस होती हैं इनका काम क्या होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आंख के ऊपर पलक वगैरह होते हैं, तो सीधा अगर कोई प्रकाश वगैरह जा रहा है या कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो आंख पे जाकर के इम्पैक्ट करती हैं, उनको बाहर रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर उत्पादित होता है? लीवर में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? तो कौन सी किरणें होती हैं? तो इनमें से पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें और अब रक्त किरणें, ये सभी किरणें आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती हैं। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंख के लेंस के में जाने क्या कहते हैं? जो धुंधलापन हो जाता है वो किस वजह से होता है? तो ये धुंधलापन होता है मोतियाबिंद के कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बैरियर मील के निम्नलिखित प्रयुक्त होता है? तो जो बैरियर मील में सब निम्नलिखित में क्या प्रयुक्त होता है? पोषक नाल के एक्स किरणें होती हैं, ऑप्शन बी। ये इनका ही उपयोग होता है किसमें? बैरियम मील में। नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो जो नेत्रदान में कौन सा आंख का भाग होता है जो प्रत्यारोपित किया जाता है? रेटिना को किया जाता है। रेटिना ही होती है जिससे आंख की जो रोशनी वगैरह होती है उसकी जो क्षमता बनाए रखती है, या प्रतिबिंब भी बनता है, वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। मानव शरीर में किडनी निम्नलिखित में किस प्रणाली का भाग है? तो जो किडनी होती है ये किस भाग से निर्मित है? किस प्रणाली से निम्नलिखित में संबंध रखता है? तो मूत्र संबंधी है। तो यानी कि जो एक तरीके से जो पदार्थ होते हैं जो शरीर से बाहर जाने होते हैं वो किसकी सहायता से होते हैं? किडनी की सहायता से। निम्नलिखित में कौन से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैनक्रियास होती है। सबसे बड़ी कौन सी है वैसे? यकृत। दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय पैनक्रियास है। ये इसको मिक्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो जो सेरिब्रम है वो ये किससे संबंधित होता है? मस्तिष्क से होता है। तो सेरिब्रम भी आपका तीन प्रकार से सेरिब्रम, सेलिबेरम और फोरब्रेन, ये सब क्या करते हैं? जो हम लोग सोचने की क्षमता वगैरह होती है मानव शरीर में या मानव मस्तिष्क की, वो सब डेवलप कहाँ पर होती है? इन्हीं अंगों में होती है। एक तरीके से हृदय के जो वो मस्तिष्क के अंग होते हैं उनको सेरिब्रम, सेरिबेलम और फोरब्रेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में भोजन के पाचन के संबंध में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो लाइपेज एक तरीके से प्रोटीन समझ सकते हो। इसका जो स्राव होता है ये पैनक्रियाज से होता है, अग्नाशय से होता है। लाइपेज फैट होती है, ये फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल से होता है। और लाइपेज के अलावा पैनक्रियाज ट्रिप्सिन एवं एमाइलेज को भी स्रावित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कौन सा होता है? तो जो नुकीले दांत होते हैं किसी भी प्रौढ़ में 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो जो नुकीला दांत होता है उसको रदनक कहा जाता है, यानी कि जो साइड में रहते हैं उनको रदनक कहा जाता है। और जो कैनाइन होते हैं वो बिल्कुल आगे वाले दांत होते हैं। तो कैनाइन दांत को क्या करते हैं, मांस को चीरने फाड़ने के लिए होते हैं। इंसाइजर जो भोजन को काटने के लिए होते हैं। प्रीमोलर मोलर जो भोजन चबाते हैं, दाढ़ वगैरह होती हैं जो। और हाथी के ऊपर जो होते हैं इंसीजर कहा जाता है, जो मुख से बाहर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में जो विटामिन होता है उसको विटामिन ए कहा जाता है, और कच्चे आम में विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, कॉड लीवर ऑयल किसका संयुक्त संबंध समृद्ध स्रोत है? तो कॉड लीवर जो ऑयल होता है इसमें सबसे अधिक क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। तो एंटीबॉडी क्या करता है आपके शरीर के अंदर? प्रोटीन के रूप में काम करता है, लेकिन ये जो डेवलप होता है, जो रक्षा करता है किसमें? बीमारियों से एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। कहाँ अगला क्वेश्चन है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे से अतिक्रम करता है? अलग अलग हो जाते हैं कहाँ पर? स्वर यंत्र में, लैरिक्स में हो जाते हैं। उसी में वॉइस बॉक्स होता है, जो साउंड बॉक्स होता है वहाँ से दोनों अलग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है। तो किसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है? लवण की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है शरीर के अंदर, इसीलिए ओआरएस का घोल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के बाध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। तो जो बाध्याकरण शल्य क्रिया होती है ये कौन सी होती है क्रिया आपकी? वेसेक्टोनॉमी। वेसेक्टोमी, इसको कौन सी क्रिया होती है? वेसेक्टोमी पुरुषों में होती है, और महिलाओं में कौन सी होती है? ट्यूबोक्टोमी। अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु में इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार होता है? प्रोजेस्टेरोन तैयार होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ही गर्भाशय में इम्प्लांट्स का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी हो जाती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पल्स। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? इनमें से खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो 4 ऑप्शन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। प्लासेंटा, सॉरी, प्लेटलेट्स तो होते हैं, प्लेटलेट्स का ही मतलब प्लाज्मा तो होता है एक तरीके से, लेकिन प्लासेंटा नहीं पाया जाता। प्लाज्मा सबसे अधिक होता है 55%, और प्लाज्मा में 55% में 90% क्या होता है? पानी होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। तो किसके द्वारा रक्त अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो जो भी हम लोग खाते हैं तो पोषक तत्वों को सर्वाधिक या सबसे अंतिम रूप से अवशोषित किसके द्वारा किया जाता है? छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। और एक तरीके से जाता कहा जाए, जो पूर्ण पाचन क्रिया हो जाती है वो कहाँ पर हो जाती है? छोटी आंत में वो जाकर के हो जाती है। और सबसे पहले अगर देखा जाए पाचन क्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। और मुख में सबसे पहले किसकी हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्रोटीन की होती है, और अंतिम रूप से जो पूर्ण रूप से क्रिया को कर देता है वो कौन होता है? आपका छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो नाड़ी स्पंदन जो हम लोग हृदय गति के टाइप का ही नाड़ी जो स्पंदन होता है इसका मात्रा क्या होता है? गति है। अगला क्वेश्चन है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। किसको ज्ञात करता है? हृदय की धड़कन को। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है। तो रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। फिशिकल्चर यानी कि मत्स्य पालन। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? 7.4% होता है, यानी कि क्षारीय है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं? तो मतलब कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों में हृदय से रक्त को ले जाती हैं, इनको सिराएं कहा जाता है। और जो धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं? पूरे शरीर से रक्त को कहाँ ले जाती हैं? हृदय के पास लेकर के आती हैं। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर क्या होती है? जो सामान्य होनी चाहिए वो कितनी है? लगभग 60 से लेकर के 80, वैसे 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, 4 रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता है, यानी कि सबको दे सकता है? तो वो कौन सा है? आपका ऑप्शन सी ओ हो जाएगा, जो सबको रक्त दे सकता है। और जो सबसे रक्त को लेता है, सर्वग्राहक होता है, ये कौन सा होता है? रक्त ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। अगला क्वेश्चन है, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो वो किसको खून दे सकता है?
वो केवल ए बी को ही दे सकता है, क्योंकि इसके एंटीबॉडीज दूसरों में डेवलप नहीं होते। अगला क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो जो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त सभी को, मतलब जितने भी ब्लड ग्रुप होते हैं उन सभी को दिया जा सकता है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो अशुद्धियों को कौन अलग करता है? आपका गुर्दे करेंगे, किडनी, यानी कि एक तरीके से। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो रक्तचाप को नियंत्रित, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था, वो कौन सी ग्लैंड थी? एड्रिनल ग्लैंड होती है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजन एक पदार्थ है। तो प्रतिजन एक तरीके से क्या होता है? प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर को रोगों से जो प्रतिरक्षा करता है वही क्या होता है? प्रतिजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन कई एक शर्त है? तो कौन सी है? हीमोफीलिया है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बोंजाइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि ऑक्सीजन जो परिवहन करती है रक्त के अंतर्गत, उसको किसके द्वारा किया जाता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? रक्तचाप को नापने के लिए किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त, कोल्ड ब्लडेड जानवर है, यानी कि जिसका खून शीत है? तो ये किसमें से कौन सा है? छिपकली, मेढक और मछली। ये सब कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। छिपकली भी है, मेढक भी है और मछली भी है। लेकिन जो मेमल्स वगैरह होते हैं इनका खून कैसा होता है? वार्म ब्लडेड होते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का किस प्रकार से संग्रहित करते हैं मानव शरीर में? इसमें आपका ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है, स्पंदन यानी कि दिल धड़कने में, स्कंदन सॉरी, यानी कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा करता है? इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। तो प्लेटलेट्स के द्वारा भी खून के थक्के बनते हैं। इसमें से प्रतिरक्षी कौन है? तो प्रतिरक्षी कौन है? लाल अस्थ मंजा, यानी कि यहीं पर खून का निर्माण होता है, रेड बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन है, चर्बी को हजम करने के लिए जो पित्त द्रव्य सहायता करता है वो स्रावित होता है। तो जो हजम करने के लिए पित्त द्रव्य जो सहायता करता है उसका स्रावित कहाँ से होता है? यह जिगर से स्रावित होता है, यानी कि लीवर से। लीवर को ही जिगर कहा जाता है। अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, यानी कि एसिड का स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। निम्नलिखित को सुमेलित करो। तो यानी कि वो सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है इसमें। तो जो सुमेलित कैसे होगा इसमें, जो सबसे पहला क्या है? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। तो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम किससे जोड़ दिया जाएगा इसको? मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र होता है, मस्तिष्क रोगों का निदानकारी रंग युक्त होता है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ कहा जाता है, यानी कि ईईजी। अगला है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये क्या काम करता है? हृदय रोगों का निदानकारी यंत्र होता है। अगला है स्पिग्नोमैनोमीटर होता है, ये क्या करता है? रक्तचाप को नापता है। और स्टेथोस्कोप क्या करता है? हृदय की धड़कनों को सुनता है। तो ये चारों आपके कैसे मिल जाएंगे? सबसे पहले एनिसफेलोग्राफ किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क के रोगों से। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ये किससे रिलेटेड है? हृदय रोगों से। इस फिग्नोमैनोमीटर यानी कि रक्तचाप, और स्टेथोस्कोप हृदय रोगों की धड़कन से। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन को कौन नियंत्रित करता है? शर्कराओं के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी कि स्टार्च के द्वारा। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? आयरन उपस्थित होता है। लाल हृदय कणिकाओं से बनती है। तो आरबीसी किससे बनती हैं? ये आपकी अस्त मज्जा से बनती है, यानी कि बोन मैरो से बनती हैं। लाल रक्त का आकार होता है। तो जो लाल रक्त होते हैं उनका आकार कैसा होता है? उभयावतल होता है, यानी कि इस प्रकार से कुछ होता है। लाल रंग की जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उभयावतल होते हैं, डिस्क शेप होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त का घटक कौन सा नहीं होगा? देखो, प्लाज्मा होता है, आरबीसी भी होगा, प्लेटलेट्स भी होता है, लेकिन डीएनए का ऐसा कोई काम नहीं होता है। तो डीएनए का एक तरीके से जो शरीर के डेवलपमेंट का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने हो चीज़ें, तो वो एक डीएनए डिसाइड करता है, लेकिन इसका कोई रक्त से संबंधित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार से कुल मिला के लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोगों ने इस सीरीज़ में कर लिए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी ये जो अभी ग्रुप डी के पेपर हैं या फिर आने वाले जो वनडे एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप लोग इसको फॉलो कर लेना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।